हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बाल विकास की हिस्ट्री हम पढ़ चुके थे और भारत के संदर्भ में और अलग अलग कंट्री के संदर्भ में पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे विकास के नियम, रूल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से चाहे सीटेट हो चाहे एचटेट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये विकास के जो नियम है ये सर्वमान्य होते हैं, यानी सभी मानते हैं, ये यूनिवर्सल है। तो सबसे पहला नियम क्या है? सार्वभौमिक नियम। सबसे पहला ये जो सार्वभौमिक नियम है ये प्रत्येक सजीव में घटित होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु है, चाहे प्राणी है, मनुष्य है, इसमें सभी शामिल होता है। ये नहीं कि किसी बच्चे में, एक ही बच्चे में विकास हुआ, दूसरे बच्चे का विकास नहीं हुआ, लड़की का विकास हुआ, लड़के का विकास नहीं हुआ। तो ये जो सार्वभौमिक नियम है यानी सभी का विकास, वृद्धि और विकास होगा ही होगा, ये सबके लिए है। तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सजीव में घटित होता है, चाहे वो पेड़ पौधे है या मनुष्य है या जीव जंतु है। तो दूसरा आता है समान प्रतिमान का नियम। तो ये जो रूल है ये क्या कहता है कि प्रत्येक सजीव में विकास जो है वो घटित होता तो है, लेकिन अपनी प्रजाति के अनुसार होता है। जैसे प्रजाति स्पीसीज है, अब मनुष्य की जो जनरेशन बढ़ेगी, मनुष्य है वो बच्चे ही पैदा करेगा। अब पक्षी है वो अंडे ही देगा, और जो बीज है उससे एक पेड़ या पौधा ही बनेगा, ये श्योर है। ये नहीं कि अंडे से पौधा बन गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें अपनी प्रजाति के अनुसार ही समान प्रतिमान का नियम है, इसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। तो फिर आगे है नेक्स्ट नंबर 3, निरंतरता का नियम। इसमें क्या है, जो विकास है वो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। शुरुआत में गर्भावस्था में विकास की जो गति है वो बहुत ही तेज़ गति होती है, फिर बाद में शैशवावस्था में भी तीव्र गति होती है जब बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ी गति है, जो विकास की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। फिर किशोरावस्था में फिर एकदम से स्पीडली विकास की गति होगी, और फिर विकास की स्टेज में प्रौढ़ावस्था तक आते आते विकास की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो देखिए, जैसे कंटिन्यूसली चलती रहती है, जो दिल का धड़कना है, चाहे हम सो रहे हैं फिर भी हार्ट बीट हमारी चलती रहती है, कंटिन्यूटी बनाए रखती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम सीक्वेंस में क्रमबद्धता का नियम। क्रमबद्धता का नियम एक निश्चित क्रम में होता है, यानी गर्भ के बाद बच्चे की शैशवावस्था की स्टेज आएगी, फिर बाल्यावस्था की स्टेज आएगी और फिर किशोरावस्था की स्टेज आएगी। तो इसी तरह एक सेम पैटर्न पर, एक क्रम पर, ये नहीं कि शैशवावस्था की स्टेज पहले आ गई और गर्भ में बच्चा आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता। एक निश्चित पैटर्न होता है, लेकिन सभी बच्चों का विकास एक स्पीड में नहीं होता। किसी बच्चे का विकास पहले हो जाएगा, किसी का बाद में होगा, इन चीज़ों में बच्चे का जो एनवायरनमेंट है और हेरिडिटी है, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है। तो सभी बच्चों का जो विकास है, विकास की स्पीड सेम नहीं होती। कोई बच्चा 5 साल की एज में 7 साल के बच्चे के जैसा काम करने लगता है, और कोई बच्चा जो 5 साल का है वो अपने लेवल के बच्चों का भी काम नहीं कर पाता, वो 4 साल के बच्चों से भी नीचे चला जाता है। लेकिन इस नियम में यही बताया गया है कि कोई भी बच्चा है उसका जो विकास का क्रम है चलता तो सीक्वेंस में है, लेकिन सभी बच्चे की जो ग्रोथ रेट है या डेवलपमेंट रेट है वो सेम नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, इसी तरह क्रमबद्ध में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे भाषा को लेकर बात आती है, तो शुरू में जब बच्चा 2 साल की एज में होता है या 12-13 महीने का होता है, तो बच्चा बबलाना शुरू करता है, बैबलिंग शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, वो 1-2 शब्द का स्वर से बना हुआ, जैसे मम्मी पापा ऐसे शब्द बोलता है, और धीरे धीरे फिर शब्द के बाद फिर वो सेंटेंस बोलने लगता है। ये नहीं कि पहले सेंटेंस बोलेगा बाद में शब्द बोलना शुरू करेगा, ये एक सीक्वेंसिकल ऑर्डर है, सीक्वेंस में ही चलेगा। तो फिर आता है नेक्स्ट, सामान्य से
विशिष्ट की ओर। तो जो विकास का जो रूल है ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। तो शुरू में जो बच्चा है वो नॉर्मल सामान्य क्रियाएं करता है, शुरू में घुटनों के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल से उठ के फिर चलने का स्टेप बाय स्टेप प्रयास करेगा और फिर दौड़ना शुरू होगा। तो ये, और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके जो विकास की गति है वो तेज़ होती जाती है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे बच्चा है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो विकास है उसका डेवलपमेंट स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेगा। जैसे शुरू में बच्चा किसी भी चीज़ को उठाने के लिए सबसे पहले जैसे अपना हाथ, पूरा हाथ उठाता है, धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो अपनी हथेली उठाना शुरू करेगा और एक स्टेज के बाद वो अपनी फिंगर से, जैसे बच्चे लिखना शुरू कर देता है या किसी चीज़ पर अपनी पकड़ बना लेता है। ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और नंबर 6 पे आता है कि जो विकास है उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी पूर्व कथनीय होता है। तो किसी बच्चे को, कोई बच्चा है 10 साल का है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोई बच्चा है वो 10 साल का है, तो वो 10 साल का बच्चा होके अगर 12-13 एज की बच्चे का जैसे काम कर रहा है तो हम उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, यानी हमने उसकी भविष्यवाणी कर दी ना। और जो बच्चा है वो, उसको 10 साल के एज के बच्चे जैसा काम करना चाहिए। कोई बच्चा 10 साल का है लेकिन वो उस एज का काम नहीं कर पा रहा, वो 7-8 साल के बच्चे का काम कर रहा है, तो इससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये, इसका जो विकास है ये मैच्योरिटी तक नहीं आया, इसका कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध हुआ है। यहाँ विकास में बाधक एनवायरनमेंट और हेरिडिटी भी बाधक सिद्ध होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आगे 6 के बाद 7, 8, 9 आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए विकास के नियम को आगे कंटिन्यू करते हैं। विकास का नियम, तो हम सामान्य से विशिष्ट के नियम पर हम चर्चा कर चुके थे कि जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है और विकास पूर्व कथनीय होता है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे। फिर नेक्स्ट नंबर 7 पे पढ़ेंगे कि विकास की जो गति है वो परिवर्तित होती है, गति निश्चित नहीं होती। इसके गति, जो बच्चे की विकास की जो गति है वो निश्चित नहीं होती। जैसे हरलोक साइकोलॉजिस्ट क्या कहती है कि एक समान गति नहीं होती, लयात्मक होती है, कभी तेज कभी मंद। तो हरलोक कहती है कि इसमें जो बच्चे की गति है ना वो सेम प्रोसेस में नहीं चलती, कभी बच्चे की ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो कभी ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा, ये एक निश्चित क्रम में नहीं होती, इसका सीक्वेंस चलता रहता है, एक निश्चित क्रम नहीं होता, लय में होता है। जैसे लय, राइम, एक बच्चे का जो विकास है या कोई सॉन्ग होता है, जैसे राइम स्कीम होता है, एक एग्जांपल से समझेंगे कि राइम स्कीम होती है, कोई भी सॉन्ग बजता है उसमें, उस सॉन्ग में कभी उतार आते, कभी चढ़ाव आते, कभी उतार आते, कभी चढ़ाव आते। ऐसे ही हर लोग कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है उसमें कभी तो गति एकदम से तेज हो जाएगी, जैसे शैशवावस्था में होती है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था में फिर से स्लो हो जाती है। तो इस तरह जो बच्चे की विकास की गति है वो लयात्मक होती है। हरलोक ने इस पर काफ़ी काम किया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं जो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। 1 मिनट में साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम नंबर 8 व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन आए, इन्होंने बताया कि सभी बच्चों में या किसी भी हो, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, कोई भी देखने में कद, आकार, भार, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग कोई भी समान नहीं होता। तो उन्होंने, जो गाल्टन जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने व्यक्तिक अंतर को 2 तरह से बांटा। एक तो बताया उन्होंने अंतराव्यक्तिक बताया और दूसरा बताया अंतर्व्यक्तिक। तो इंट्रापर्सनल पहले 1 बाय 1 समझेंगे हम कि जो फ्रांसिस गाल्टन है उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति देखने में समान नहीं है, मनुष्य का जो ढांचा है वो दिखाई दे रहा है वो सभी का समान है, लेकिन उसमें कद, भार, आकार, वजन, हर चीज़ में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दिखने में तो ऊपर फेस होता है, फिर 2 आते सबके, फिर नीचे 2 टांगे होती है, दिखने में तो मनुष्य का ढांचा समान लगता है, लेकिन फिर भी उनमें मेंटली, शारीरिक हर तरह के डिफरेंस
डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इन डिफरेंसेस को गाल्टन ने 2 हिस्सों में बांटा, पहला है इंट्रापर्सनल और दूसरा है इंटरपर्सनल। वन बाय वन समझेंगे कि जो इंट्रापर्सनल है उसमें एक ही व्यक्ति की दूसरे, समझो मैं हूँ, जैसे मेरे ही काम के, जैसे मैं साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ा पाती हूँ लेकिन मेरे को मैथ नहीं पढ़ाना आता, तो ये जो मेरा जो डिफरेंस है ये मेरे को ही लेके है। तो दूसरे की बात करते हैं हम, जैसे खुद के काम का ही एक के काम को छोड़कर एक काम को करने की स्पीड ज़्यादा होती है किसी की, और दूसरे काम को करने की स्पीड स्लो होती है। तो हर किसी का अपने आप में ही अगर हम अंतर कर रहे हैं, अपने ही कामों से कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ ध्यान रखेंगे, वहाँ इंट्रापर्सनल आएगा, यानी अंतर व्यक्तिगत, खुद का ही खुद के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ। तो दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, ये अंतर व्यक्तिगत होता है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ डिफरेंस। कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता, हर किसी की काम करने की स्पीड अलग होती है, कोई स्लो करता है, कोई धीरे करता है, कोई मीडियम का करता है। तो अगर हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं वहाँ इंटरपर्सनल आएगा। तो गाल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं विकास पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा में 2 दिशाएं होती है, एक तो सिर से पैर की ओर जो डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट में सिर विकसित होता है, फिर और हाथ, कंधे, भुजाओं का विकास होता है, फिर नीचे पैरों का विकास होता है। इसका एक निश्चित क्रम होता है। इसे हम साइकोलॉजी की भाषा में सिफेलोकोडल भी बोलेंगे। सिफेलोकोडल आप सिर से याद रख सकते हैं कि जो विकास है जो सिर से पैर की ओर होता है उसे सिफेलोकोडल कहा जाता है। हिंदी में इसे मस्तक बोधमुखी भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो दूसरी दिशा है वो निकट से दूर की ओर होती है, इसे हम प्रोक्सिमोडिस्टल भी कहते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल याद रखेंगे। और यहाँ क्या है, जो हमारा हार्ट है, सबसे पहले जो हमारी हार्ट बीट है वो बनती है, फिर हार्ट के पास जो हमारे कंधे हैं, कंधों की मांसपेशियों का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे क्या है, बड़ी मांसपेशियों का निर्माण होता है, धीरे धीरे निकट से दूर की तरफ हमारा विकास होता रहता है। सबसे पहले हार्ट के पास जो मांसपेशियाँ हैं वो काम करनी शुरू होगी, फिर धीरे धीरे अलग अलग मसल्स अलग अलग डायरेक्शन में काम करनी शुरू होगी। तो ये था विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा का नियम। तो चलिए हम 9 नंबर विकास की दिशा के नियम पर चर्चा कर चुके थे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 10 कि जो विकास की जो दिशा है वो 2 दिशाओं में होती है। ये ज़रूर याद रखना आप, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल विकास की दिशाओं से हर टेट एग्ज़ाम में यहाँ से लगभग प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, सिर से पैर की ओर विकास होगा। नंबर 1 दिशा में सिर से पैर की ओर और दूसरा है निकट से दूर की ओर। तो एक को सिफेलोकोडल बोला जाता है जो सिर से पैर की ओर होगा, और जो दूसरा है उसे प्रोक्सिमोडिस्टल बोला जाता है जो निकट से बाहर की तरफ होगा। ये हार्टबीट के बाद कंधे, बाहरी धड़, इसके अलावा अलग अलग हिस्सों का विकास होता है। वहाँ सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास, फिर पैरों का विकास होता है सिफेलोकोडल में। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 10 विकास के नियम। परस्पर संबंध का सिद्धांत। हम जो विकास है, विकास में 4 एस्पेक्ट होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। इन चारों एस्पेक्ट में जो परस्पर कौन कौन से आपस में जुड़े होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो इसमें आपस में शारीरिक और मानसिक विकास आपस में दोनों जुड़े होते हैं, गहनतः पूर्णतः जुड़े होते हैं। अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं, फीवर है या हमें कोई ऐसी बीमारी है, तो हमारा क्या है, अगर हम फिजिकल फिट नहीं है तो हमारा मेंटल भी काम नहीं करेगा। ये शारीरिक और मानसिक विकास दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इसी तरह ये जो सामाजिक और संवेगात्मक विकास है, ये इन दोनों का भी गहन संबंध है। अगर समाज में, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, समाज में हमारा फ्रेंड सर्कल है, वहाँ हम कहीं भी कुछ भी बिना हिचकिचाए कुछ बोल लेते हैं, लेकिन बच्चे बड़ों के सामने साइनेस महसूस करते हैं, वो अच्छे से अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। तो जहाँ बच्चे को जैसा माहौल मिल रहा है, समाज में जैसा माहौल मिल रहा है, फ्रेंडली बिहेवियर है या उसकी भावना को दबा दिया जा रहा है, तो वहाँ समाज के माहौल के हिसाब से बच्चा अपने इमोशंस प्रकट करेगा, इमोशन व्यक्त करेगा। कि समाज में अगर उसको फ्रेंडली माहौल मिल रहा है तो वह अच्छे से अपने हर इमोशंस को बाहर
निकालेगा। अगर समाज में उसको बच्चे को अगर ऐसा माहौल नहीं मिल रहा तो वो अपने संवेगों को धीरे धीरे, अपने इमोशंस को धीरे धीरे दबाता चला जाएगा। ये भी एक विकास का नियम है। अब नेक्स्ट नंबर 11 पढ़ते हैं हम, वर्तुलाकार नियम। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से लगभग क्वेश्चन सीटेट में पूछे ही जाते हैं। तो जो विकास का जो नियम है, ये वर्तुलाकार नियम, ये क्या कहता है कि ये एक रेखा में नहीं होता। विकास में 4 एस्पेक्ट होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो हम इसको जानते हैं डिटेल से। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि रेखीय नहीं होता। ये जो विकास है ये ऐसे ऐसे होता है, यानी ये नहीं कि पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा, उसके बाद मानसिक विकास होगा, उसके बाद सामाजिक विकास होगा, उसके बाद संवेगात्मक विकास होगा। ऐसा नहीं होता, एक ही रेखा में नहीं होता। जो ये चारों एस्पेक्ट है ये साथ चलते हैं और जो ये विकास होता है ऐसे वर्तुलाकार चलता रहता है। चारों एस्पेक्ट एक साथ चलते हैं, ना कि पहले शरीर का विकास होगा उसके बाद मानसिक होगा, ऐसा नहीं होता। चारों एस्पेक्ट वर्तुलाकार चलते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। ऐसे 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 विकास का नियम होता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नंबर 12, सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती है विकास में। समाज ना बच्चे के विकास के अकॉर्डिंग उनसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि अब 5 साल का बच्चा है, जैसे कोई एग्जाम्पल से समझेंगे, 5 साल का बच्चा है तो वो बिस्तर गीला कर दे, तो समाज में प्रत्याशाएं हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे में मैच्योरिटी नहीं है, ये अभी छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं है, इस बच्चे ने कर दिया होगा। लेकिन अगर 10 या 12 साल का बच्चा ऐसी हरकतें करता है तो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि इस एज में बच्चों के ऐसे डेवलपमेंट के बाद बच्चों से ऐसी आशाएं प्रत्याशाएं नहीं की जाती, क्योंकि उसमें एक 10-12 साल के बच्चे में इतनी मैच्योरिटी आ चुकी होती है, उसका इतना मेंटल लेवल काम करने लग जाता है कि वो ऐसी हरकतें नहीं करता। इसलिए विकास में सामाजिक प्रत्याशाएं भी निहित होती है। नेक्स्ट नंबर 13 की बात करें हम, प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयाँ होती है। जो बाल विकास की बात करें हम 4 स्टेजेस की, तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग कठिनाइयाँ होती है। तो नंबर 1 शैशवावस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में क्या होता है? सबसे पहले जीवन बचाने की प्रत्याशा होती है कि बच्चे का जीवन, ये सबसे कठिन समस्या होती है कि बच्चा बेड से नीचे गिर सकता है, चलते हुए कहीं चोट लग सकती है, ये बच्चा कुछ भी समझ नहीं पाता कि ऊपर चढ़ गया, बिजली के करंट को छू लेगा। तो यहाँ सबसे पहले बच्चा अनजान होता है, बच्चा का मैच्योरिटी बिल्कुल न के बराबर होती है। यहाँ बच्चों के जीवन बचाने की प्रत्याशाएं होती है। तो ये हो गई शैशवावस्था की कठिनाई। फिर क्या होता है बाल्यावस्था में? क्या होता है बाल्यावस्था में? अलग कठिनाई होती है। बाल्यावस्था में ना नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होते हैं बच्चों पर। जो नेगेटिविटी होती है ना, नेगेटिव चीज़ें, गलत चीज़ें, क्योंकि वो नकल भी करता है अपने बड़ों को देख के, तो वहाँ पे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वहाँ पर बच्चों में ज़्यादा पड़ते हैं। उसके हिसाब से जो बच्चे का विकास है वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो जैसे आगे नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था की अपनी अलग समस्या भी। किशोरावस्था में बच्चों में केमिकल चेंज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, उसके कारण बच्चों में तूफान, संघर्ष आदि चलता रहता है। तो इसी तरह प्रौढ़ावस्था में जीवन जीने की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। लेकिन प्रौढ़ावस्था तक सीटेट में लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को याद रखें। शैशवावस्था में जीवन बचाने की प्रत्याशा होती है, बाल्यावस्था में नेगेटिव इफेक्ट उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं बच्चे में, और किशोरावस्था को तो आपको जैसे पता ही है, संघर्ष और तनाव की अवस्था है। तो यहाँ अलग अपनी कठिनाइयाँ है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है। जो डेवलपमेंट है ना, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंटल से इफ़ेक्ट होता ही है। देखो एक बार हम देखते हैं, जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी को मैं एक बार ऐसे लिख रही हूँ, हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट इज़ इक्वल डेवलपमेंट। तो ये जो विकास का नियम है ये क्या कहता है कि जो हेरिडिटी और मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट है ये डेवलपमेंट है। किसी भी चीज़ को हम जीरो नहीं मान सकते, किसी भी चीज़ को हम जीरो नहीं मान सकते। यानी अगर हेरिडिटी 90 है और इसको मान के चलते हैं एक बार 90% है, तो ये होगा
ये 10% होगी, जो हमारा एनवायरनमेंट है ये 10% होगी, मिला के 100% हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। लेकिन एक रोस महोदय आते हैं, उन्होंने बताया है कि हेरिडिटी भी 50% होगी और एनवायरनमेंट भी 50% होगा। ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता कि सिर्फ हेरिडिटी का ही बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। ये कभी नहीं होगा कि 100% ना तो हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता और न ही एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता। अगर ये एनवायरनमेंट 90% है या 80% है तो बाकी की बची चीज़ें हेरिडिटी होगी। कहीं ना कहीं ये कभी भी इक्वल जीरो नहीं हो सकता। किसी भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हम जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ पे विकास बच्चे का अवरुद्ध हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर आगे है जो विकास है वो परिपक्वता, मैच्योरिटी व अधिगम का फल है। तो ये इसमें विकास का ये रूल ये क्या कहता है कि बच्चे में जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती बच्चे का विकास नहीं माना जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ। अब 2 साल का बच्चा है, हम उसको बोले कि साइकिल चलाओ, ट्राई साइकिल चलाओ, क्या वो बच्चा चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि उसकी अभी मांसपेशियाँ मैच्योर नहीं हुई है, उसका अपने हाथ पर इतना कंट्रोल नहीं है, उसकी मांसपेशियाँ नहीं बनी है, उसमें मैच्योरिटी नहीं आई है। और जब तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आएगी उसका विकास नहीं माना जाएगा और उससे पहले बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा, ट्राई साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। तो ये भी हुआ एक विकास का नियम। तो हमने यहाँ पर विकास के बहुत सारे नियम पढ़े। इनमें विकास की दिशा का नियम आप याद रखेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्तुलाकार नियम याद रखेंगे। लगभग सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये बताई ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमेशा सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। रोस ने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का 50-50% बताया है। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर हम मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।